नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था को हम देख रहे हैं, जो कि पीटी स्पेशल है, जो बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी कहने का सही हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ री एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है यह लेक्चर। इसके अलावा देखें तो यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही यूपीपीएससी की यानी यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए यूपीट्रिपलएससी द्वारा आयोजित पेड 2025 के लिए, साथ ही शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यह विषय वाइज महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि देखें बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। सिलेबस के आधार पर यह नोट्स बनाया गया है। इसके अंतर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग दो जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जिसके अंतर्गत भारत का इतिहास यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए। यानी भारतीय इतिहास के अंतर्गत एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बेस्ड ऑन माइंड मैप पर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर इंडियन हिस्ट्री को देख सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। वर्तमान लेक्चर जो देखें तो यह भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित है और इसके भी कुछ महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड हैं। इसको इंडेक्स को देख लें, भारतीय राज्य व्यवस्था का इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर 15 टॉपिक के अंतर्गत इसको भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर किया गया है। तो इसमें देखें जो महत्वपूर्ण टॉपिक, पहली टॉपिक जो है, दूसरी टॉपिक, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इसके अलावा हम छठवीं टॉपिक जो वर्तमान टॉपिक है उस छठवीं टॉपिक पर चर्चा करें, जिसके अंतर्गत मूल अधिकार, डीपीएसपी और कर्तव्य शामिल है छठवीं टॉपिक पर। इसमें मूल अधिकार जो है फंडामेंटल जो राइट्स है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को हमने देख लिया है। अब मूल अधिकार में यानी भारतीय संविधान में जो सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद 20 और 21 है, आज यानी उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यानी जो अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 21 है उस पर आज महत्वपूर्ण लेक्चर बनाएंगे, जो कि भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली या सबसे महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है। इसके बाद डीपीएसपी और कर्तव्य। मूल अधिकार को हमने देखा था कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी देखें तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और कर्तव्य देखें तो यह आपका जो है सोवियत संघ रूस के संविधान से अडॉप्ट किया गया भारतीय संविधान में। और ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह देखें जो मूल अधिकार ये नागरिकों को प्रदान किया गया है और इसमें राज्य के अधिकार को सीमित किया गया है। और डीपीएसपी देखें तो यह राज्य का कर्तव्य या राज्य को अधिकार दिया गया है, जो कि देखें न्यायालय में विवाद योग्य नहीं, समीक्षा योग्य नहीं है। और देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी दिए गए हैं, इस पर आगे विस्तार चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हमने देखा था कि मूल अधिकार के अंतर्गत 5 ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके बाद जो शेष नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसके पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से थोड़ी जानकारी ऐड करें तो इसमें देखें भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। तो इसके अंतर्गत ये सारी जानकारी हमने देख लिया है कि कंपनी का शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट देखें तो ये एक्ट है, इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है। इसके बाद ताज के शासन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण एक्ट है इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। यानी इन सारे एक्ट में देखें तो सबसे आखिरी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। इसके बाद संविधान सभा होता है, तो इसका पूर्वावलोकन एक बार पुनः आप कर लें डीपली रूप में, यानी गहरी दृष्टि के रूप में इसको आप देख सकते हैं। हालांकि पूर्व के कई लेक्चरों में हमने इसको डीपली रूप में समझाने का प्रयास किया है, तो आप यहाँ केवल इस नोट्स को देख लें। संविधान सभा के सारे नोट्स इसमें उपलब्ध हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको केवल आप एक डीपली रूप में देख लें, क्योंकि इस पर हमने चर्चा कर लिया है पूर्व के लेक्चर में, इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी चर्चा नहीं इस टॉपिक पर करने जा रहे हैं, केवल आप इस नोट्स को देख लें। तो ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में हम दे चुके हैं। और वर्तमान लेक्चर देखें, जैसा कि हमने पूर्व में ही बताया कि जो भारतीय संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली जो है अनुच्छेद 20 और 21 उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और यह देखें तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसके विषय मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। तो ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में हमने दे दिया है, इसलिए यहाँ पर हम इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं अतिरिक्त। इसमें मौलिक अधिकार देखें तो 6 प्रकार का है, और आज हम देखेंगे जो स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे हैं, इसी के अंतर्गत जो 20 और 21 निहित हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यानी हमने ये देख लिया समता के अधिकार को, यानी काफ़ी विस्तृत रूप से समझा दिया है। आप पूर्व के लेक्चर में जाकर इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सारी जानकारी इसमें निहित कर दी गई है। पीटी दृष्टिकोण से, मेंस के दृष्टिकोण से भी इसको अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद पहला शुरू होता है अनुच्छेद 20 से। इसमें ध्यान दें तो ये अनुच्छेद 20 क्या कहता है, इसमें क्या प्रावधान है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इसके अंतर्गत शामिल विषय है। यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण का प्रावधान ये करता है अनुच्छेद 20। और इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट शामिल हैं उसको देखें
तो यह एक्ट कहता है, यानी यह आर्टिकल कहता है कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जा सकती है। अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी, यानी अपराध व्यक्ति जो किया है उस समय जो कानून है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी, न कि अपराध करने के बाद बनाए गए कठोर कानून या लचीले कानून के तहत उसको सजा मिलेगी, बल्कि जो अपराध जिस समय किया उस दौरान मौजूद जो कानून है उसी के तहत उसको सजा देनी चाहिए, मिलेगी। स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी स्वयं जो है यानी अपने खुद के विरुद्ध जो है वह गवाही देने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं किया जा सकता। ये इसके महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। और याद रखें, ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी यह अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 20 के तहत। इसमें देखें, अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी, वो परिषद या कानूनी व्यक्ति, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड के संरक्षण प्रदान करता है। कहने का आशय हुआ, इसकी भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन देखें तो इसकी सीमाएं क्या हैं, तो यह केवल आपराधिक कानूनों में, यानी यह केवल आपराधिक कानूनों में संरक्षण देता है, न कि सामान्य सिविल अधिकार या कर कानूनों में, यानी टैक्स जो कानून है उसमें यह संरक्षण नहीं देगा और सामान्य सिविल अधिकार में भी संरक्षण नहीं देगा। यह केवल आपराधिक कानूनों के संरक्षण के लिए है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हमने देखा कि अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, नागरिक हो या विदेशी, कंपनी हो, परिषद को कानूनी व्यक्ति यानी कोई भी हो, मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें 3 व्यवस्थाएं हैं। तीनों व्यवस्थाएं हमने देख लिया। ये 3 व्यवस्थाएं हैं, यानी कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, यानी एक अपराध के लिए, यानी इसमें देख सकते हैं कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है। यानी कहने का आशय हुआ कि जो कानून मौजूद है उसी के हिसाब से उसको दंड मिलेगा, न कि बाद में बना करके उसको जो है दिया जाए कोई दंड। दोहरी क्षति नहीं है। दोहरी क्षति का मतलब एक बार सजा पा गया तो दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगी एक अपराध के लिए। स्व अभिशंसन नहीं, यानी स्वयं अपने विरुद्ध जो है वह गवाही नहीं दे सकता, यानी उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। चलिए अगला देखते हैं। शक्तिशाली जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 21 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। ये देखिए, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी इसमें क्या निहित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 कहता है, आर्टिकल 21 है। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति के पास जो 3 आपातकालीन शक्तियां हैं, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, आगे हम चर्चा करेंगे, 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है, और राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 व 365 और वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 से संबंधित है, जिसमें वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगाया गया। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है ये भी ध्यान दें। पहला तो ये होता है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का कारण लगाया गया जो आपातकाल होता है वो अनुच्छेद 352 होता है। युद्ध हो या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो आपातकाल के दौरान यह नोटेड पॉइंट है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, 6 प्रकार का हमने देखा कि 6 जो फंडामेंटल राइट भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त हैं, जिसमें 5 हमने देखा, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 जो यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो ये सारे अनुच्छेद इसमें से देख लें तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारे जो आर्टिकल यानी जो फंडामेंटल राइट्स नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है वे सस्पेंड किए जा सकते हैं। लेकिन यह 20 और 21 यानी ज़्यादातर इसमें देखिए 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी इसमें क्या शामिल है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसमें प्रदान करता है। यानी प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति को अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता यानी संरक्षण का स्वतंत्रता यह देता है कि यह किसी भी दशा में कर सकता है, उस पर किसी प्रकार के कानून या बाध्यता कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि जब वो जीवित ही नहीं रहेगा तो कैसा कानून, कैसा मूल अधिकार, कैसे उसके लिए कोई मतलब नहीं। इसलिए प्राण और शरीर की रक्षा करना उसका पहला कर्तव्य है, और यह जो अनुच्छेद 21 है उसको इस बात की सुरक्षा या गारंटी देता है। इसमें नोटेड पॉइंट यह कि अनुच्छेद 21 में देखें तो प्रसिद्ध गोपालन मामला आया था 1950 में, यानी प्रसिद्ध, वैसे तो इस अनुच्छेद 21 पर काफ़ी मामले आए हैं, आगे हम इस विस्तार से सारे मामले को देखेंगे, लेकिन सबसे पहला देखें जो सबसे प्रसिद्ध 1950 का आया था। 1950 का प्रसिद्ध गोपालन मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था कि सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है। यानी इसमें देखें किस तरह की सुरक्षा उपलब्ध है, तो मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है।
और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब केवल एक व्यक्ति की शारीरिक और निजी स्वतंत्रता से, न कि सामूहिक रूप से है। चलिए इसमें शामिल विषयों को देख लेते हैं। इसके नोट्स में जो नहीं थे तो इसमें ध्यान दें कि इसमें शामिल कौन कौन से विषय। शीघ्र विचारण का अधिकार इसमें शामिल है। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है, यानी एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई एकांत में है, अकेले है तो उसके विरुद्ध जो है वो अपील कर सकता है या उसमें न्याय मांग सकता है कि एकांत में हमें नहीं रहना है। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है। फांसी में विलंबन के विरुद्ध अधिकार है। अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है। अक्सर एग्जाम पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार है। अच्छी सड़कों का अधिकार है। प्रतिष्ठा का अधिकार है। अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सादिया केस 2017 का है। यह भी देखें तो आर्टिकल 21 से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह है कि अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना आर्टिकल जो है 21 में निहित है, जो हादिया केस 2017 में दिया गया। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। क्योंकि देखिए आदमी का जीवन जो है वह जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो है वही व्यक्ति का जीवन है, या किसी भी जीव का जीवन। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो समय है वही उसका जीवन है। तो गरिमापूर्ण जीवन होने का आशय यही हुआ कि उसने गरिमापूर्ण जीने का अधिकार, यानी वो जीवित है तो इसका मतलब गरिमापूर्ण उसकी मृत्यु भी उसमें शामिल है। गैर सरकारी संगठन कॉमन लॉज की याचिका पर निर्णय, यानी निर्णय कब दिया गया था? गैर सरकारी संगठन कॉमन लॉज की याचिका पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जीवन रक्षा के अधिकार देखें तो इसमें निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार भी जो है अनुच्छेद 21 में नहीं थे। ये पुट्टा स्वामी केस 2017 में यह भी दिया गया। महिलाओं का शालीनता तक गरिमा से जीने का अधिकार, यानी जो महिला नारी शक्ति उसको शालीनता और गरिमा से जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 देता है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यानी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी इसमें शामिल है। प्रदूषण रहित जल वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार भी यह देता है, अनुच्छेद 21 में निहित है। स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत देखें इसमें तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देने का भी अधिकार यह देता है, अनुच्छेद 21। विदेश यात्रा का अधिकार मेनका गांधीवाद 1978 में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रत्येक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार है। आश्रय का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का भी अधिकार इसमें निहित है। यह ध्यान दें कि निःशुल्क जो कानूनी सहायता का अधिकार है यह अनुच्छेद 21 में तो ये निहित ही। इसके अलावा देखें DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो राज्य की नीति सकता, तो इसमें अनुच्छेद 39A या क में यह प्रावधान किया गया है कि कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। तो और यह ध्यान रखें कि अनुच्छेद 21 में भी यह निहित है जिसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान करता है। राज्य के बाहर न जाने का भी अधिकार इसमें शामिल है। इसके बाद आता है आपका जो बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार है। इसमें देखें 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें शामिल किया गया। याद रखना है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा किन में जोड़ा गया था? पहले तो फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 21 क के तहत इसको शामिल किया गया। दूसरा इसमें देखें जो है फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट में 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसको इसमें ऐड किया गया। इसके अलावा DPSP में भी इसको ऐड किया गया। DPSP में भी 86वें संविधान संशोधन 2022 को ऐड किया गया। आगे हम इसको देखेंगे, देख लेते हैं। देखें यहाँ पर यह जोड़ा गया अनुच्छेद 45। 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें जोड़ा गया। बाद मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य में देखें तो माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान यह भी देखें तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको भी जोड़ा गया है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। तो इसको देख लेते हैं क्या है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। संसद ने इसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया है। 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों इसमें शामिल रहेंगे, यानी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। जबकि अनुच्छेद 45 में देखा गया हमने DPSP में वो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था, जो आर्टिकल 45 का था। आगे हम उस पर विस्तार चर्चा करेंगे। इसमें नोटेड पॉइंट है कि हमने देखा विदेश यात्रा का अधिकार मेनका गांधीवाद 1978 का है। और पहला हमने देखा था, इसमें देखें तो यह आपका जो है गोपालन मामला
यानी इसमें देखें 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें पहला हमने देखा था 1950 में प्रसिद्ध गोपालन मामले को देखा था कि सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी अधिकार पर रोक सकता है। लेकिन 1978 में जो मेनका गांधी, यानी यहाँ पर देखें 1978 में जो मेनका गांधी वाद आया था, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। अनुच्छेद 21 को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। यानी अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया पर ही उपलब्ध नहीं है, बल्कि विधानमंडलिक क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। यानी गोपालन मामले में क्या था कि केवल कार्यकारी क्रिया पर जो रोक थी, विधानमंडलिक क्रिया पर नहीं रोक थी, लेकिन इसमें मेनका मामले में बताया गया कार्यकारी प्रक्रिया पर भी साथ साथ विधानमंडलिक क्रिया पर भी रोक है। यानी इसके तहत जो है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का, इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया। यानी इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। और उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में कुल मिलाकर देखें तो 35 अधिकारों की घोषणा की। यानी अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में कुल कितने अधिकारों की घोषणा की? 35 अधिकारों की घोषणा की, जिसको हमने देख लिया था। यानी इसमें देख सकते हैं कि जो 35 अधिकार वो निहित हैं, वह आपका इसमें शामिल विषय को हम देख सकते हैं। यह है जीवन रक्षा का अधिकार, इसी में शामिल है, स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, और इसके बाद एक जोड़ा गया 21 ए जोड़ा गया। तो 35 को यदि हम संक्षेप में समझ लेते हैं, लाकि इसमें दिया गया, तो पहला देखें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, दूसरा स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष तक की उम्र निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जिसको हमने देखा 21 ए में दिया गया है। इसके बाद निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, सूचना का अधिकार, ध्यान रखना है कि RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन इसमें निहित है, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार यानी LIC जो है के विनियोग का अधिकार है, शयन का अधिकार यानी सोने का अधिकार भी इसमें शामिल है, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, धारणीय विकास का अधिकार यानी जो सतत विकास है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG जो है वो इसमें शामिल है, अवसर का अधिकार यानी अवसर का भी अधिकार इसमें जो है 21 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी अवसर का मतलब बेरोजगारों के लिए अवसर, जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसको अवसर देने का अधिकार है नागरिक को। यानी अवसर का अधिकार जो सरकार है या गवर्नमेंट है जिसको चुनते हो अवसर दे हर व्यक्ति को जिसको उसकी आवश्यकता है, यह भी अधिकार इसमें शामिल है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में। इसके बाद हमने देख लिया शिक्षा के अधिकार को, विस्तार समझ लिया कि इसमें शिक्षा का अधिकार जो है वो 21A के तहत इसमें शामिल किया गया, और ये 2 भागों में और है, जैसे DPSP में अनुच्छेद 45 है और फंडामेंटल राइट में 51 क के तहत जो 11वां है वो इसमें शामिल किया गया है। ये सारे देखें तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़े गए हैं। लेकिन अनुच्छेद 45 में देखें तो पहले से शिक्षा का अधिकार था, 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए पहले से शामिल था, लेकिन यह देखें 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और हमने देखा कि अनुच्छेद 21 क के तहत ही जो राइट टू एजुकेशन यानी RTE राइट टू एजुकेशन लाया गया था 2009 में। अब इसके बाद देखते हैं जो अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22 को देख लेते हैं। इसमें निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। यह अनुच्छेद 22 जो है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। यानी इसके 2 भाग हैं। यानी इसके 2 भाग क्या हैं? साधारण कानून के मामले में एक, निवारक हिरासत के मामले में संरक्षण देता है। यानी साधारण कानून के मामले में भी आरक्षण देगा गिरफ्तारी और निरोध से, और दूसरा निवारक हिरासत के मामले में भी यह जो है आपका देता है, यानी संरक्षण देता है। इसके तहत देखें तो इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, यानी अनुच्छेद 22 कहता है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी करना होगा, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार इसमें शामिल है। अनुच्छेद 22 ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियों को देखें तो इसमें यह निवारक निरोध अधिनियम 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम यानी MISA 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, आतंकवाद यानी आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा 1985, इसको 1995 में समाप्त कर दिया गया टाडा को। इसके बाद पोटा देखो, पोटा जो 2002 में आया था, पोटा एक्ट 2002 यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आया था और मनमोहन जी के समय में समाप्त कर दिया गया। 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया पोटा। नोट अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं, हमने देख लिया था अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं, यानी इसी के तहत ये सारे कानून बनाए गए थे और सारे ही वर्तमान में समाप्त कर दिए गए हैं। तो नोटा के देखें, इसके तहत 2 भाग हैं। साधारण कानूनी मामला यानी साधारण कानूनी मामला होगा, यह विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए नहीं है, यानी विदेशी व्यक्ति हो या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए नहीं है साधारण कानूनी मामला। निवारक हिरासत के मामले में यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा देख लेते हैं निवारक हिरासत के मामले। हमने साधारण कानूनी मामले को हमने देख लिया कि इसमें 3 जो प्रावधान है, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। यानी पहला जो आपका था, यानी हम 2 भाग इसको देख रहे हैं, साधारण कानूनी मामले, दूसरा निवारक हिरासत मामले। निवारक को हमने देखा कि भारतीय नागरिकों के लिए है और साधारण कानूनी मामले भारतीय नागरिकों के लिए, निवारक हिरासत जो है भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है। तो इसमें साधारण में हमने देखा अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिससे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया लिखित अधिकार उपलब्ध कराता है, यानी साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया तो उसको क्या कानून देता है, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, यानी इसमें कारण बताना होगा कि गिरफ्तार क्यों किया गया, उसे विधि व्यवसायों से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार उसे प्राप्त है। दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार है, यानी यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार है, यानी वकील। ये जो सारी जानकारी ये है, ये आपका साधारण कानूनी मामले के अंतर्गत यह जो है अधिकार है, यानी ये अधिकार उपलब्ध है भारतीय नागरिकों को। इसके बाद हमने ये देखा कि निवारक निरोध संबंधित तब तक बनाई गई चीज़ें इसमें शामिल हैं। दूसरा भाग जो इसमें है, निवारक हिरासत के मामले में कौन कौन से अधिकार हैं, तो व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। निरोध व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। इसमें नोटेड पॉइंट है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 से 2 माह कर दिया गया। पहले 3 था, अब 2 माह कर दिया गया है। और हमने देखा यहाँ पर कि निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियों को कुछ हमने देख लिया। यानी पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में समाप्त कर दिया गया, यानी हम देख सकते हैं इसको समाप्त किया। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 में जैसे 1978 में समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यवसन निवारण अधिनियम यानी COFEPOS 1974 में आया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नासा 1980 में आया था। चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम यानी PBMSCE 1980 में आया था। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा 1985 में 1995 में समाप्त कर दिया गया। हमने टाडा को भी देख लिया, समाप्त हो गया है। इसके बाद देखें स्वापक औषधि और मनरू प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारक यानी PITNDPSA अधिनियम 1988 में आया था। आतंकवाद निवारण अधिनियम यानी पोटा आया था 2002 में, 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इसके बाद आखिर में देखें तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA 1967 जो कि 2004, 2008, 2012 था, 2019 में संशोधन हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं जहां भारत के समान संविधान के आंतरिक भाग में आंतरिक निरोध निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्था हो। अमेरिका में तो है ही नहीं। ब्रिटेन में इन्हें तब दोबारा रखा गया जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के समय व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818 में भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की व्यवस्था दी गई थी। चलिए तीसरा इसमें मौलिक अधिकार को देखते हैं, यानी मूल अधिकार को देखते हैं। तीसरा जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद 23 है, इसमें मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। यानी अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 देखें तो बालकों के नियोजन का कारखानों में प्रतिषेध है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है इसमें निषेध उनका होता है। बालकों के नियोजन के कारखानों में प्रतिषेध का मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर रोक लगाता है अनुच्छेद 24। यानी कहने का सही हुआ कि इसमें मानव दुर्व्यवहार देखें, जो मानव दुर्व्यवहार दिया गया आर्टिकल 23 में, इसको थोड़ा विस्तार कर लें तो देखें, यानी
मेल फीमेल और बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री पर रोक लगाता है। मानव के दुर्व्यवहार का मतलब महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, पर रोक लगाता है। देवदासी और दास प्रक्रिया पर रोक लगाता है। इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद में अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम जो है वह दिया गया है, यानी अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में बनाया गया था। और 24 देखें जो बालकों के नियोजन कारखानों में, यानी बालकों के नियोजन कारखानों में प्रसिद्ध करता है। इसमें बाल श्रम यानी निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 संशोधन 2016 में किया गया। प्रेजेंट नाम इसका देखें तो बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 कर दिया गया है। अनुच्छेद 23 में देखें तो कुछ और जानकारी यह है कि इसका कुछ अपवाद देखें। अनुच्छेद 23 के अपवाद में देखें तो राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है। और बेगार का अपराध देखें तो बिना परिश्रम के काम कराना, बिना पारिश्रमिक यानी बिना वेतन का काम कराना बेगार कहलाता है। और बलात्श्रम का मतलब जो होता है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना, यथा बधुआ मजदूरी, जो कि आर्टिकल 23 में है, यानी बधुआ मजदूरी जो है आर्टिकल 23 में, यानी यहाँ पर बल्कि बिना पारिश्रमिक के काम करवाना, यह जो आर्टिकल 23 में है। और किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना यथा बधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लाया गया था। ये सारे जो है आर्टिकल 23 में है, क्योंकि यहाँ बलात्श्रम की बात कही गई है। इसमें बेगार का अपराध हमने देख लिया, बिना परिश्रम के काम करवाना, और बलात्श्रम का मतलब बिना किसी व्यक्ति की इच्छा। ये सारे ही जो है अनुच्छेद 23 से संबंधित है। इसमें बालकों से संबंधित है 24 में, यानी अनुच्छेद 24 इसमें जो है यह कहता है कि जोखिमपूर्ण कार्य 14 वर्ष से कम उम्र के बालक व किशोर नहीं करेंगे, यह इस पर बैन लगाता है अनुच्छेद 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि तीसरा मौलिक अधिकार में शामिल है। इसके बाद चौथे मौलिक अधिकार में देखते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देखें तो 4 अनुच्छेद शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें देखिए अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 25 देता है। यानी अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता यह देता है। अनुच्छेद 27 देखें धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 28 देता है। यानी धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या शामिल है? पहला, इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसमें पहले में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। दूसरा, इसमें धर्म के अबाध रूप से मानने, यानी अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता देता है। इसके बाद आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, और इसके बाद प्रचार करने का भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है। अनुच्छेद 25 और 26 में देखें तो 25 और 26 में अंतर भी समझ लें तो अनुच्छेद 25 जो व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 जो ये व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। धर्म में जो व्यक्ति, यानी धर्म वैसे देखें तो व्यक्तिगत ही होता है, जाति भी व्यक्तिगत होती है, वो सामूहिक नहीं होती। सामूहिक होने पर वह विकृति का रूप ले लेती है। तो अनुच्छेद 25 जो व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 26 देखें तो धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है, यानी ये सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 26 जो है यह सामूहिक धार्मिक रूप की अधिकारों की रक्षा करता है। धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। व्यक्तियों का समूह, यानी व्यक्तियों का समूह इसमें होना चाहिए, सामान्य संगठन होना चाहिए, एक विशिष्ट नाम इसको दिया जाना चाहिए। जैसे विशिष्ट नाम में रामकृष्ण मिशन, जैसे कि स्वामी विवेकानंद स्थापित किए थे। इसके बाद आनंद मार्ग इत्यादि जो है ये संगठन है। यानी अनुच्छेद 26 को थोड़ा और विस्तार कर लें तो देखिए अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त हैं, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। हालांकि ये सब सामूहिक है, और 25 में हमने देखा कि व्यक्तिगत है। दूसरा, 26 में अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार देता है। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार देता है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार देता है। जहां यानी अधिकार देता है अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों या इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की तरह अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधित अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों संबंधित अन्य प्रावधानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 27 को देखें तो इसमें यह कह रहा धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसमें यानी ये आर्टिकल जो है इसमें इसका विस्तार करें देखें, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को, यानी राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यानी राज्य जो है
वह यानी राज्य जो है कर के रूप में एकत्रित धन जो इकट्ठा किया है राज्य, वो किसी विशिष्ट धर्म के उत्थान के लिए या रखरखाव के लिए खर्च नहीं कर सकता। यह धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता देता है। या दूसरे शब्दों में कहें, किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। या दूसरे शब्दों में कहें, करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। जैसे तीर्थयात्रियों से शुल्क उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, धार्मिक कार्यकलापों और उनके खर्च के नियमित पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। कहने का आशय ये हुआ कि कोई भी राज्य जो है कि जो किस व्यक्ति से यानी जो भारत में उपस्थित व्यक्ति उनसे कर लेता है, तो उस कर को किसी एक विशेष धर्म पर नहीं खर्च कर सकता और जो है किसी से धर्म के नाम पर कर भी नहीं ले सकता। लेकिन इसमें अपवाद में हमने देखा था कि जो कर है, जैसे तीर्थ यात्रा कर है, धार्मिक क्रियाकलापों पर खर्च इत्यादि पर राज्य जो है कर लगा कर सकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी सुविधा के लिए, लेकिन अभिवृद्धि के लिए ऐसा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 28 देखिए, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता यह देता है, यानी धार्मिक शिक्षा उपस्थित होने की स्वतंत्रता क्या मतलब इसका है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी राज्य सरकार या गवर्नमेंट द्वारा स्थापित कोई शिक्षण संस्थान है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी कि राज्य के यानी कर से या धन से पोषित कोई शिक्षण संस्थान है वहाँ पर जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा उपस्थिति होने का यही आशय है। इसमें नोटेड पॉइंट है कि अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करता है, जैसे ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह से रखरखाव राज्य करता है, धार्मिक निर्देश पूरी तरह से इसमें प्रतिबंधित हैं। ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत की गई है तो धार्मिक शिक्षा की अनुमति इसमें दी जाती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हो, स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन ऐसे संस्थान जिसका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है उसमें धार्मिक शिक्षा बैन है। इसके बाद देखते हैं पांचवा, इसमें जो मौलिक अधिकार है वह शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 29 और 30 निहित हैं। तो इसमें देख लेते हैं 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण अनुच्छेद 29 देता है। और अनुच्छेद 30 देखें तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 देता है। यानी इसमें देखें तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान 3 प्रकार की होती है। यानी इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को हम देखने जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण सबसे पहले देख लेते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में निहित है। इसमें नोटेड पॉइंट है कि जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों इसमें हैं। थोड़ा और विस्तार करते हैं तो अनुच्छेद 29 से बंद करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग का मतलब अभिप्राय को उसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। यानी इसमें नोटेड ये पॉइंट है कि एक समूह के अधिकारों की रक्षा करता है, दूसरा नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा इसमें निहित है। यानी कहने का आशय ये हुआ कि इसमें क्या अल्पसंख्यकों की बोली होगी, भाषा होगा, लिपि होगा, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार यह जो है यानी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गारंटी अनुच्छेद 29 में निहित है। इसके बाद अनुच्छेद 30 के देखें तो यह है, पहली बात तो यह ध्यान रखें कि अल्पसंख्यक शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है। अल्पसंख्यक कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक धार्मिक हो सकता है, एक भाषाई हो सकता है। इन भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, एक धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है। और अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार यह अनुच्छेद 30 में निहित है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहला, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान, यानी राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते हैं, प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र रहते हैं। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है।
इसमें जो पहले प्रकार की संस्था थी, राज्य से आर्थिक सहायता मान्यता लेने वाले संस्थान जो पहले प्रकार की थी, उसमें क्या है कि राज्य के अनुसार उसको चलना पड़ेगा। राज्य के अनुसार शिक्षण उसमें करना होगा, स्टाम्प करना होगा, पाठ्यक्रम करना होगा, शैक्षणिक मानक बनाना होगा, अनुशासन और सफाई व्यवस्था राज्य के अनुसार चलेगी। इसके बाद शेष जो 2 थे जिसमें राज्य से मान्यता तो लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता राज्य नहीं देता है, और ऐसे संस्थान जो मान्यता और आर्थिक सहायता दोनों नहीं देते हैं, यह जो होता है प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र होते हैं, अपने शिक्षण संस्थान पढ़ाने के लिए और शैक्षणिक मान्य इत्यादि करने के लिए स्वतंत्र होते हैं यह संस्थान। इसके बाद अनुच्छेद 31 को हमने देख लिया था कि वो निश्चित कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल था। उसको संविधान के भाग 12 में 300A के तहत 300A या क के तहत उसको कानूनी या लीगल अधिकार बना दिया गया है वर्तमान में। इसके बाद देखें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है। ये आधुनिक ये जो है भारतीय संविधान के पिता आधुनिक मनु, और इनको देखें तो जो है यह भारतीय संविधान के शिल्पीकार कहे जाते हैं। यहाँ इतने उपनामों से डॉक्टर अंबेडकर जी को जाना जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित देखें तो कुल 7 सदस्य थे, इसमें विस्तार चर्चा कर लिया है। तो संविधान की आत्मा यानी ध्यान दें कि अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कौन कहे हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहे हैं। इसके तहत जो है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। पहला देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसका अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए, यानी बंदी को प्रस्तुत किया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह जो आपका इसका अर्थ को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश अर्थ है हम आदेश देते हैं। प्रसिद्ध लेख का अर्थ है रोकना। उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित होने या सूचना देना। अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ है प्रविष्ट या वारंट के द्वारा। यानी इसको थोड़ा और विस्तार करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया। इसमें ध्यान दें कि दूसरे शब्दों में देखें तो मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है, यानी मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यानी 32 क्या करता है, पहले तो मूल अधिकार देखें तो नागरिकों या विदेशियों के अधिकारों की रक्षा करता है, और अनुच्छेद 32 उन्हीं अधिकारों की रक्षा करता है जो अधिकार दिए गए हैं। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं इस तरह से संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें इनके 4 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान देखिए तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश से आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा रिट जारी रिट में शामिल है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। यानी हमने देख लिया ये रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार के। इसके बाद संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यद्यपि उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद 226 पहले निर्धारित करता है कि शक्तियां उच्च न्यायालय में नहीं थे। उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित है, सिवाय विलंबन नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 के तहत इसको स्थगित कर सकता है। यानी जो अनुच्छेद 32 में हमने देखा, अनुच्छेद 32 में जो है इसको राष्ट्रपति जो ये 5 तरह के जो रिट जारी करने की शक्ति, इसको राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 359 के तहत इसको स्थगित कर सकते हैं राष्ट्रपति। इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार आदि। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयोग नहीं किया जा सकता केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अनन्य नहीं है। इसके बाद इसमें देखें, हमने देखा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और वहीं देखें 226 के तहत जो होता है राज्य के हाई कोर्ट, जैसे कि देखें अपने देश में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं और 25 राज्य मानवाधिकार आयोग भी हैं। तो इसमें दोनों में अंतर क्या बनता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर जारी करता है, किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध यह करता है उस। और इसके बाद 226 देखें जो हाई कोर्ट है सामान्य कानूनी अधिकार में भी ये जारी होता है, और 226 के तहत संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने राज्य क्षेत्र में यह जारी कर सकता है।
उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है। इस तरह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया है। यानी अनुच्छेद देखें जो 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। इसमें देखते हैं बारी बारी से पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण को देख लें। बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा में बंदी प्रत्यक्षीकरण है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यानी प्रस्तुत किया जाए मतलब हैबस कार्पस है तो बंदी को प्रस्तुत किया जाए, यानी शरीर को उसके प्रस्तुत किया जाए। यह जो है पहली रिट है। यानी इसमें ध्यान क्या देना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। रिट तब जारी नहीं किया जा सकता जब हिरासत कानून सम्मत है, कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई, न्यायालय द्वारा हिरासत में लिया गया हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हो। दूसरा इसमें देखें तो परमादेश है। परमादेश का मतलब ये होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिससे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। यानी ये सरकार के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। यानी यह देखें तो अधीनस्थ प्राधिकरणों में सरकार के खिलाफ इत्यादि के लिए हम आदेश देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट इसको दे सकता है, हाई कोर्ट दे सकता है। ध्यान दें कि यह रिट किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता, तो गैर संवैधानिक विभाग के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध भी यह जो है रिट हम आदेश देते हैं जारी नहीं किया जा सकता। और बंदी प्रत्यक्षीकरण देखें तो यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता जब यदि, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण यह रिट कब जारी नहीं किया जा सकता, हिरासत कानून सम्मत, इसको हमने देख लिया था, यानी ये कब नहीं जारी किया जा सकता। और परमादेश को भी हमने देखा। तीसरा देखें प्रतिषेध लेख आता है। प्रतिषेध लेख का मतलब, इसका मतलब होता है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों के करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता है। यानी परमादेश देखें तो परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, लेकिन प्रतिषेध लेख जो है सीधे सक्रिय नहीं होता है, यानी यह रोकने का अर्थ है। इसके बाद उत्प्रेषण को देखते हैं। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। प्रतिषेध यानी प्रतिषेध हमने देखा था, प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक क्षेत्र एवं अर्ध न्यायिक अधिकरण के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। जबकि उत्प्रेषण को देखें तो इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों है। यानी हमने देखा इस प्रतिषेध में जो केवल निवारक है, यानी यह निवारक है, और जो उत्प्रेषक था, इसके बाद उत्प्रेषक देखें तो यह निवारक एवं सहायक दोनों है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों, निजी व्यक्तियों की इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। यानी जैसे प्रतिषेध था, यानी प्रतिषेध हमने देखा यह जो है, उसी तरह से उत्प्रेषण भी जो है यह यानी विधिक निकायों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ है, यानी इसकी लिमिटेशन है। इसके बाद आखिरी में देखें तो अधिकार परीक्षा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी प्राधिकृत या वारंट जारी किया जाना। इसका मतलब यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। इससे मंत्रित्व कार्यालय निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। इसमें नोटेड है कि अधिकार परीक्षा देखें तो अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। यानी कोई भी इच्छित व्यक्ति जो है इसको जारी कर सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति ही। यानी इसमें यदि कोई देखें अवैध रूप से कोई कार्य है, जैसे कोई सरकारी नौकरी अवैध रूप से पा गया, या फिर कोई गलत कार्य करके कोई कानून सम्मत जो अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो अधिकार परीक्षा के तहत उसको पूछा जा सकता है, या उसको इससे जो है रिट जारी कराकर उसको जो है जांच करा करके उसको हटाया जा सकता है। तो ये अधिकार परीक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या आप जानते हैं को जल्दी से समझ लेते हैं। तो यहाँ देखें उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहते हैं। उत्प्रेषण जो रिट है, इसमें उत्प्रेषण यहाँ देख सकते हैं, उत्प्रेषण जो रिट है प्रमाणित होने या सूचना देना, इसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। इसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण को मनमाने निरोध के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच कहते हैं। परमादेश को जागृति काल, यानी परमादेश देखें जो परमादेश है दूसरा, इसमें हम आदेश देते हैं। परमादेश को जागृति काल भी कहते हैं क्योंकि सभी अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने हेतु जगाता है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार देखें तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 हैं। यानी इसमें ध्यान दें, यह जो केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं, उसमें 15 है। 15 का मतलब ये हुआ, 15 को हमने देख लिया था, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 15, जो कि समता के अधिकार के अंतर्गत आता है।
इसके बाद अनुच्छेद 16 देखें, यह भी समता के अधिकार के अंतर्गत ही, इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 करता है। इसके बाद अनुच्छेद 19 देखें तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है और इसमें हमने देखा था कि विचार, व्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का गारंटी जो अनुच्छेद 19 में पहले साथ था। संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। इसके बाद 29 को देखें तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 में है। और 30वां हमने देखा कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसारण के शिक्षण संस्थाओं के स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30 देता है। इसके बाद विदेशी यानी नागरिकों में विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार देखें तो अनुच्छेद 14 है, 20 है, 21 क है, 22 है, 23 है, 24 है और 28 है। अब इसके बाद जल्दी से अनुच्छेद 33 को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 33 देखें तो संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। उद्देश्य इसका क्या? उनके समुचित कार्य करने, उनके बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को, न कि राज्य विधानमंडल को। कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार को उल्लंघन के समान चुनौती नहीं दी जा सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 33 है। इसके बाद अनुच्छेद 34 को देख सकते हैं। अनुच्छेद 34 देखें तो यह है कि मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है, यानी मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यह ऐसी स्थिति का परिचायक है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। इस तरह वहां साधारण कानून निलंबित हो जाता है, यानी इस तरह वहां साधारण कानून निलंबित हो जाता है और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है। यह सैन्य कानून से अलग है जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है। इसके बाद अनुच्छेद 35 को देख लें तो अनुच्छेद 35 यह कि यह केवल संसद को, यानी अनुच्छेद 35 यह केवल संसद को, न कि राज्य विधानमंडल, कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने कानूनों को शक्ति प्रदान करता है। जैसे अनुच्छेद 358 लागू होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 35 में क्या है कि अनुच्छेद 358 जब लागू होगा तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी 6 फंडामेंटल राइट की गारंटी दी गई वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे। 6 फंडामेंटल राइट कौन थे? 6 अधिकारों की सुरक्षा गारंटी। इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति जो था यह स्वतः निलंबित हो जाएंगे अनुच्छेद 358 लागू होगा तो। अनुच्छेद 359 लागू होने पर अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद 59 के संदर्भ के निलंबन पर लगाई गई पाबंदी है। यानी 44वां संविधान संशोधन ने आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर लगाई गई पाबंदी, यानी 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह 44वां संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकारों में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ निर्णय के पूर्व यह निर्धारित किया गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 संसद अनुच्छेद 368 निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 24वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी के समय यह प्रावधान किया गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती वाद 1973 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित न किए बिना। यानी हमने देखा था केशवानंद भारती जो है प्रस्तावना पर आधारित ये सारे निर्णय दिए गए थे कि प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, उसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। तो ये मूल अधिकारों के तहत भी इसमें केशवानंद भारती को शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 जोड़कर व्यवस्था की गई कि मूल अधिकारों में किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद 1980 को देखते हैं। तो संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा का अधिकार न्यायालय को इसके तहत 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमने इसमें जो है संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक कर्तव्य थे, 6 प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे और जो अनुच्छेद 12 से 36 तक निहित थे उसको हमने समझने का प्रयास किया। इसके बाद यानी 35 तक थे, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है, यानी संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ये फंडामेंटल राइट था। इसके बाद जो है 36 से लेकर 51 तक यानी राज्य यानी भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो राज्य के नीति DPSP है, जो कि अगले लेक्चर में इसको कवर किया जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।